हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग का हमारे शिक्षा दंगल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि आज हम अम्ल क्षार लवण का लेक्चर नंबर 1 प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बिना लेट्स किए हुए चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग कापी कलम निकालने नोट्स बनाना लिखा हुआ है अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल क्या होता है। अम्ल और क्षार को हम एक ही बार में पढ़ लेंगे। तो पहले देख लेते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल और क्षार को हम स्वाद के आधार अगर हम स्वाद के आधार पे अम्ल और क्षार में अंतर देखें तो अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, तो हम स्वाद के आधार पे अम्ल को कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर आप इस लेक्चर का नोट्स चाहते हैं तो हमारे इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके आधार पे, सूचक के आधार पे। ठीक है, सूचक क्या होते हैं, आपने लिटमस पेपर का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो अगर हम अम्ल में लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन इसका विपरीत क्षार में होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन जो क्षार होगा, क्षार क्या करेगा, क्षार लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। जैसा कि आप लोग अंदर देख पा रहे होंगे कि अम्ल हम किसे कहते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। सूचक के आधार पे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा आधार होता है हमारा विद्युत वियोजन का सिद्धांत। तीसरा आधार क्या है, विद्युत वियोजन का सिद्धांत। विद्युत वियोजन का सिद्धांत। विद्युत वियोजन का सिद्धांत सर्वप्रथम स्वांटे आर्हेनियस ने दिया था सन 1887 ईस्वी में। उन्होंने अम्ल और क्षार को केमिकली ऑब्जर्व करके बताया। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। अम्ल क्या करेंगे, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक, उन्हें हम अम्ल कहते हैं, किसके अनुसार, विद्युत वियोजन सिद्धांत के अनुसार। लेकिन क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। OH आयन के लिए कहते हैं हम, OH आयन का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसको आप लोग एक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं क्या होते हैं अम्ल। देखो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। सूचक क्या होता है, सूचक लिटमस पेपर होता है।
या फिर कह सकते हैं अन्य पदार्थ जैसे कि फिनाइलफ्थैलीन, ये भी क्या करता है, अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है उसे हम सूचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। विद्युत वियोजन के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब इसके बाद पढ़ने वाले हम अम्ल और क्षार के प्रकार। पहले हेडिंग लगाएंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल को भी हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है सांद्र विलेयता के आधार पे, विलेयता के आधार पर, और दूसरा है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पे, H+ आयन के आधार पे। ठीक है, अम्ल को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक तो विलेयता के आधार पे और दूसरा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के आधार पर। ठीक है, तो विलेयता का आधार क्या है? विलेयता के आधार पे हम अम्ल को दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है हमारा तनु अम्ल और दूसरा होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल को इंग्लिश में हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं और सांद्र अम्ल को हम कॉन्सनट्रेट एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं तनु अम्ल क्या होते हैं। तनु अम्ल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम कह सकते हैं 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी को घोलते हैं, ठीक है, और दूसरे पात्र में या बर्तन में लेकर के 1 लीटर पानी, उसमें हम 400 ग्राम चीनी घोल दें, तो मीठा कौन सा ज़्यादा होगा? जिसमें 400 ग्राम चीनी मिली होगी। तो जिसमें 400 ग्राम चीनी थी, ठीक है, तो क्या हो गया था, हमारा सांद्र हो गया था। लेकिन जिस पात्र में या बर्तन में कह सकते हैं 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिली थी, वो 400 ग्राम की अपेक्षा कम मीठा होगा। ठीक है, तो जो कम मीठा था वो था तनु और जो ज़्यादा मीठा था वो क्या था, सांद्र। उसी प्रकार यदि जल में अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा है अपेक्षा की तुलना में, तो हो जाएगा सांद्र अम्ल। अगर अम्ल की मात्रा कम है जल में तो हो जाएगा तनु अम्ल। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन आयन के आधार पे हम अम्ल को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा परबल अम्ल। परबल अम्ल, अब ये परबल अम्ल क्या होता है? परबल अम्ल को हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, परबल अम्ल को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? यदि इसे जल में घोल दिया जाए, ठीक है, जल में घोलने पर जितने एसिड के अणु होते हैं, जितने भी एसिड के अणु होते हैं वो सभी हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं। जैसे
HCl। HCl को अगर हम उठा के जल में घोल दें, ये हमारा जल का बर्तन हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है, और अगर HCl को इसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी हम HCl लेंगे सब में H+ और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, H+ क्लोरीन आयन। इस प्रकार पूरा का पूरा एसिड हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, तो वो कहलाता है परबल अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दुर्बल अम्ल। दूसरा है हमारा दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड, यानी कमजोर अम्ल। वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं अभी कि जो परबल अम्ल होता है उसमें जितना भी अम्ल होगा वो सब हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो सब हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसमें मान लो अगर हमारे पास CH3COOH 20 है, ठीक है, इस अणु कितने हैं? हमारे पास 20 अणु हैं। तो यदि इसे हम जल में घोल दें, जल में घोलने पर इसे क्या करें, जल में घोल दें, जल में घोल दें, तो क्या होगा? जल में घोलने पर 20 के 20, अगर हमारे पास 20 अणु हैं तो 20 हाइड्रोजन मिलना चाहिए था। हमें क्या मिलना चाहिए था? 20 H+ मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा अम्ल है? ये दुर्बल अम्ल है, तो ये 20 हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता, ठीक है। इससे हमें हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है, अगर ये 20 अणु है तो इससे हमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम ही प्राप्त होगी, हो सकता है 15 या इससे भी कम ही प्राप्त हो, ठीक है। तो हम इसलिए इसे हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अम्ल को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? अम्ल को हम 2 आधार से बांट सकते हैं। पहला है विलेयता का आधार और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन आयन के आधार पे, ठीक है। विलेयता का आधार क्या होता है? जल में घुलने की प्रकृति के आधार पे बांटा जा सकता है। अगर किसी जल में अम्ल ज्यादा है और जल कम है तो हो जाएगा हमारा सांद्र अम्ल। यदि किसी जल में जल ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है तो हो जाएगा हमारा तनु अम्ल। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन आयन के आधार पे। तो इस हाइड्रोजन आयन के आधार पे भी 2 प्रकार से होता है, एक प्रबल अम्ल जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, नेक्स्ट है हमारा दुर्बल अम्ल जिसे वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? यदि हम प्रबल अम्ल को जल में घोलते हैं, ठीक है, तो जितने अणु होंगे उतने हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो सक जाते हैं, या कह सकते हैं हमें अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। पर जो दुर्बल अम्ल होता है इसमें पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होते, या फिर जो एसिड होता है या अम्ल होता है वो पूरा विभाजित नहीं हो पाता हाइड्रोजन आयन सांद्रण में, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है, कम आयरन होता है हाइड्रोजन आयन का, तो इसलिए दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल पूरा का पूरा टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्षार के प्रकार की ओर। इसको एरेंज कर दें। नेक्स्ट है हमारा क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार को भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा विलेयता के आधार पे,
और दूसरा पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन आयन H+ आयन सांद्रण के आधार पर। अब विलेयता के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है जिससे हम अम्ल को बांटे थे। एक था हमारा तनु अम्ल और एक था सांद्र अम्ल। उसी प्रकार हमारा विलेयता के आधार पर क्षार भी दो प्रकार से होगा, क्योंकि तनु क्षार, दूसरा होगा सांद्र क्षार। ठीक, तनु क्षार को हम कहते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट बेस। और सांद्र क्षार को कहेंगे हम कॉन्सनट्रेट बेस। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम तनु क्षार किसे कहते हैं। ठीक, जो तनु क्षार होता है, तनु क्षार में अधिक जल होगा, अधिक जल प्लस कम क्षार। अधिक जल और कम क्षार आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा तनु क्षार। नेक्स्ट है हमारा सांद्र क्षार। दूसरा हमारा सांद्र क्षार। सांद्र क्षार क्या होता है? यदि हम कम जल और ज्यादा क्षार, कम जल और ज्यादा क्षार एक ही में मिक्स कर दें तो हमारा बन जाएगा सांद्र क्षार। ठीक है, तो तनु क्षार क्या होता है? अधिक जल कम क्षार, सांद्र जल कम जल ज्यादा क्षार। ठीक, इसको बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण के आधार पे। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के आधार पे भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होगा दुर्बल क्षार, दूसरा पॉइंट है हमारा प्रबल क्षार। ठीक, अब दुर्बल क्षार क्या होता है और प्रबल क्षार क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है? यदि हम क्षार को जल में घोलें, ठीक है, क्या करें? जल में घोलने पर, जल में घोलने पर OH आयन कम मात्रा में प्राप्त होता है। कम OH आयन प्राप्त होता है। ठीक है, जितनी मात्रा में हम क्षार को घोलते हैं जल में, जितना हमें प्राप्त होना चाहिए था उससे भी कम मात्रा में हमें OH आयन प्राप्त होता है या हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे दुर्बल क्षार के नाम से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है? प्रबल क्षार को यदि हम जल में घोल दें, जल में घोलने पर यदि प्रबल क्षार को जल में घोलेंगे तो अधिक
मात्रा में OH आयन प्राप्त होता है। कह सकते हैं अधिक मात्रा में क्या होगा, अधिक OH आयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हम यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, अम्ल और क्षार के सामान्य लक्षण क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा।